हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। तो CUET एम इकनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके UP TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन फंक्शन द प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन किसका फंक्शन होता है? तो याद रखिएगा कि जो प्रोडक्शन होता है वो आपका फंक्शन होता है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इन सब चीज़ों का आपका फंक्शन होता है, यानी दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, FOP है ये, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसका ही आपका प्रोडक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है। मतलब अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर हम लेबर को घटा दिए तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल को बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका राइज करेगा। अगर हम कैपिटल को कम कर दिए तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका कम आ जाएगा, है ना। तो ये मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन में आपका रोल निभाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक रीज़न ऑफ ऑपरेटिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न कौन से जो है ऐसे कॉजेज़ है, मतलब रीज़न है जिसकी वजह से ऑपरेट करता है? क्योंकि आपका याद रखिएगा कि रिटर्न क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन फैक्टर्स, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर एंड इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है दो फैक्टर्स के बीच में। इसकी वजह से जो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है क्या होता है? ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका A and B बोथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो कौन सा इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी वाला है। ये हमारा क्या बताता है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है। जबकि रिटर्न टू स्केल, इसको हम लोग रिटर्न टू क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, ठीक है। रिटर्न टू फैक्टर या फिर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न टू स्केल इज़ द क्या? आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। दिस इज़ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ रिलेटेड टू। किससे रिलेट करता है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। ये आपके लॉन्ग रन से रिलेटेड। लॉन्ग रन क्या होता है? जहाँ पर कि आपका सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। चाहे आप जो है फिक्स फैक्टर को ले लो, चाहे आप वेरिएबल फैक्टर को ले लो, तो सारा जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? वो वेरिएबल होता है। तो ये जो आपका क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, हमें वहाँ पर प्राप्त होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन अ शॉर्ट रन। तो कौन सा आपका स्टेज होता है एज अ रैशनल मतलब आपका प्रोड्यूसर आप किस वाले में जो है प्रोडक्शन करोगे? तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, है ना। 3 स्टेजेस होते हैं। तो कौन से वाले में ऑपरेट करना कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा? वो आपका सेकेंड स्टेज है, क्लियर। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका सेकेंड स्टेज। और याद रखिएगा कि इसी में जो है कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट करना। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज को जो प्रोड्यूसर होता है वो क्यों चूज़ करता है? क्योंकि ये बेस्ट अजम्पशन होता है, एफिशिएंट सस्टेनेबल जो है पोजीशन होती है आपके प्रोडक्शन की, ठीक है। और इस स्टेज में याद रखिएगा कि आपके मतलब पॉजिटिविटी हम देखते हैं आपके एवरेज प्रोडक्ट में एंड आपके मार्जिनल प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। और इस केस यहाँ पर जब आपका जैसे जैसे सेकेंड स्टेज में हम लेबर को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता जाता है या फिर हम इसको कहते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होने लगता है? धीरे धीरे राइज करने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेकेंड स्टेज सबसे सही होती है आपके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और इस चीज़ को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो पहली जो स्टेज होती है उसमें आपका क्या होता है, बोथ एमपी एंड एपी राइज। दूसरा है आपका एमपी राइजेस, एपी फॉल्स, और आपका तीसरा है एपी फॉल्स, या फिर चौथा है आपका एमपी इज़ ज़ीरो। तो जो फर्स्ट फैक्ट जो आपका स्टेज होता है, अगर हम तीनों स्टेजों को ड्रॉ करें तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये आपका टीपी है ना, टोटल प्रोडक्ट है, एंड दिस इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, एंड आपका याद रखिएगा कि ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है। क्लियर? यहाँ पर हमारी जो है सेकंड स्टेज हो जाती है, और इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये आपका टी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर आपका एमपी ज़ीरो होता है वहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है, वहाँ पर आपकी सेकंड स्टेज एंड हो जाती है। तो दिस इज़ फर्स्ट स्टेज, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका सेकंड स्टेज, आपको लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका सेकंड स्टेज, एंड दिस वन इज़ थर्ड वन, है ना, ये आपका थर्ड स्टेज है। क्लियर? तो अब जो है आप देख रहे हो कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपका जो एमपी है, एंड आपका एमपी ये वाला पार्ट है ना, दिस इज़ योर एमपी, एंड ये वाला आपका क्या है, एपी है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो दोनों आपका राइज कर रहा था। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। तो हम सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में चेंज कर लेते हैं। एक आपका जो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और एक आपका वेरिएबल है ना फैक्टर आपका होता है। तो जब आपका शॉर्ट रन होता है तो हम वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिक्स फैक्टर को स्टिल हम चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? ये हम शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में हमारा फिक्स फैक्टर भी चेंज होता है और आपका वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज आता है। तो ये टिक मतलब दोनों में चेंज आ रहा है, तो यानी हमारा लॉन्ग रन है। क्योंकि लॉन्ग रन है, आपको लंबे अवधि के लिए प्रोडक्शन करना है, तो आपके जो फिक्स फैक्टर है, जैसे आपका लैंड इज़ योर फिक्स फैक्टर, देन यू शुड हैव टू परचेज मोर लैंड्स फॉर द मेकिंग फर्दर प्रोडक्शन, है ना। और अगर आपको लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करना है तो आपको आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स है, जैसे आपका लेबर है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें दोनों में चेंजेस लाना पड़ रहा है आपके लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कौन से में प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया गया है, ईजी है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो QX इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ A, B, ओके, C और D। तो ABCD आपके यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कौन सा आपका याद रखिएगा कि हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पाते हैं। तो शॉर्ट रन में हम देखो दोनों पाते हैं, चाहे आपका फिक्स फैक्टर होता है चाहे वेरिएबल फैक्टर होता है। बस एक चीज़ यहाँ पर होती है कि फिक्स फैक्टर हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। पर वेरिएबल फैक्टर में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आपके शॉर्ट रन में क्या हो जाएगा, आपका दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं। बस याद रखिएगा कि फिक्स फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और वेरिएबल फैक्टर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द साइकिल विच इंक्रीज इन फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट टू रिड्यूस कॉल्ड। अगर आपका साइकिल जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट, फिर वो स्टार्ट रिड्यूसिंग है, तो आपको पता ही है कि ये आपका क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट होने के बाद आपका TPP ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक साइकिल हो रही है जिसमें कि ओके, तो यहाँ पर तो क्योंकि हम सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम पूरी अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों की बात किया हुआ है ना। आपका इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग तीनों की बात कर रहा है। तो क्योंकि पहले आपका इंक्रीज़ कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर आपका डिक्रीज़ कर रहा है
है ना। तो ये इसमें आपके तीनों इन्वॉल्व हो गए, चाहे आपका APP हो, ठीक है, ये हमारा TPP है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये आपका AAP है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये आपका क्या है, दिस इज़ योर MP। क्लियर। जहाँ पर आपका TP इज़ मैक्सिमम, है ना, यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, थोड़ा ग्राफ हाइपोथेटिकल है, वहाँ पर हमारा MP क्या होता है, MP इज़ योर 0, है ना। MP पे मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, दिस इज़ फर्स्ट, जिसमें कि आपका इंक्रीजिंग होता है, जहाँ पर आप देखते हो कि आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है, और एवरेज प्रोडक्ट भी। सेकेंड स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपका उसके बाद आप देखोगे कि कांस्टेंट मतलब रिटर्न टू स्केल मिल रहा होगा, फिर उसके बाद आपका डिमिनिशिंग होता है। तो ये जो इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर। क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर TPP नहीं होगा, यहाँ पर क्योंकि साइकिल की बात कर रहा है, चक्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा आपका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर लैंड लेबर कैपिटल इज़ द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नहीं, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, तो याद रखिएगा ये शॉर्ट रन से रिलेट करता है, वेरी इजी। इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, आपका रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। इसका कई नाम है आपके, तो लिख लीजिएगा कि द लॉ ऑफ मतलब इसका नाम आपका क्या है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर, है ना। और या फिर आप क्या कह रहे हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हो। क्लियर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और ये किससे रिलेटेड है, मैंने बता ही दिया आपको, शॉर्ट रन से, स्टार्टिंग में ही बताया था। द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो यहाँ पर कौन सा एक्टिव है, लैंड इज़ नॉट एक्टिव, कैपिटल इज़ नॉट एक्टिव, लेबर इज़ ओनली एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इफ़ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाई सेम प्रोपोर्शन एज रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज बाई ग्रेटर प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, हमारा ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है सेम प्रोपोर्शन से, एज रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, है ना, हम आउटपुट हमारा उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग आपका फैक्टर है ना, रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है। तो अगर हमारा एक लेबर हमने लगाया और एक कैपिटल लगाया, ठीक है, हमारा आउटपुट जो है 10 था, हमारा जो बढ़ा है लेबर भी 2 गुना बढ़ा, कैपिटल भी 2 गुना बढ़ा, पर हमारा आउटपुट भी जो है आपका याद रखिएगा कि 30 हो गया, है ना, 2 गुने से ज़्यादा 30 हो गया। तो ये कौन सा रिटर्न टू स्केल हुआ, आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, बिकॉज कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन से, पर एज अ रिज़ल्ट आउटपुट इंक्रीज ग्रेटर प्रोपोर्शन, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन मनी कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट में कौन सा आपका इंक्लूड होता है मनी कॉस्ट में। ओके, याद रखिएगा कि मनी कॉस्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे आपका एक्सप्लिसिट प्रॉफिट हो और कॉस्ट हो, चाहे आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट हो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपकी सपोज़ फर्म है, उस फर्म में कोई लोग काम कर रहा है ना, कोई लेबर आपने रखा है, तो वो उस लेबर को जो आपको पे करना पड़ रहा है, वो हम क्या दे रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ वेज दे रहे हैं, तो वो हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे हम खुद अपने फर्म में काम कर रहे हो, तो क्या हम खुद को सैलरी देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो मनी कॉस्ट के अंतर्गत आपका नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सारी चीज़ें आ जाती है, तो यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिक्स कॉस्ट,
कौन सा आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है मतलब वो फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड इन नेचर होता है, जल्दी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका चेंजेबल टाइप का है ना, तो ये आपका क्या होता है फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन द इंक्रीज बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या आपका रिमेन कांस्टेंट होता है, क्या इंक्रीज़ होता है, क्या डिक्रीज़ होता है, या फिर बोथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों होता है। याद रखिएगा कि आपका इंक्रीज़ होता है और फॉर्मूला क्या है टोटल कॉस्ट का, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब क्या है कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है आपके टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट में वो क्या होगा लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, लगातार आप देखोगे कि आपका इसके बीच का डिफरेंस काफ़ी इंक्रीज़ होते जाता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है आपका सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट्स, किसको चेंज करता है अगर हम प्रोडक्शन के क्वांटिटी को चेंज करते हैं। तो पहला आपका है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करता है, या फिर ओनली आपके फिक्स कॉस्ट को चेंज करता है, या फिर आपके, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्शन की क्वांटिटी के इफ़ेक्ट की बात करें यानी उसमें चेंजेस आ रहा है, तो यानी हमारे वेरिएबल कॉस्ट में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा होगा, इस वजह से आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज़ शट डाउन, जब आपका प्रोडक्शन क्या होता है शट डाउन हो जाता है तो उस समय क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय पे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जब शट डाउन पॉइंट होता है, शट डाउन पॉइंट मतलब कि आप जो है ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन बंद कर दे रहे हो। ठीक है, आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शट डाउन पॉइंट वाला। शट डाउन पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि फर्म क्या करती है, सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर पाती है, कवर कर पाती है। ठीक है, कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसको सिर्फ क्या कर पाती है, कवर कर पाती है। ओके, यानी हम इसको अगर फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो ए आर इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, ओके, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर समटाइम्स हम उसको लिख सकते हैं प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सिर्फ जो है अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाती है, फिक्स कॉस्ट को नहीं कवर कर पाती है। पर इस पॉइंट पे कभी भी फर्म याद रखना कि प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि शट डाउन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर कि सिर्फ अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे वेरिएबल जो फैक्टर पे कॉस्ट लगती है उसको सिर्फ फर्म अपने सेल करके उसको ही कवर कर पाती है, यानी फिक्स कॉस्ट को वो क्या कर पा रही है, कवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और आपका यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर दे रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पर कि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ओके, जितना ही आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उतना ही हमारा क्या है, कॉस्ट भी है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। क्लियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर हम लोग इसको ए आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आपके ए सी भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अल्टरनेटिव नेम क्या है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि समटाइम्स इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, पर समटाइम्स इसको कुछ और लोग जो है और नाम से भी कहते, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी नाम लेते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर अभी आप लोग इकोनॉमिक कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं दिया है तो आप मार्जिनल कॉस्ट को टिक करिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अभी 20 से 25 क्वेश्चंस और बचे हैं। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं दे पा रही हूँ,
तो नेक्स्ट जो है वीडियो में फिर से ट्राई करूँगी कि 25 से 30 क्वेश्चन और भी कवर किया जाए प्रोडक्शन फंक्शन के, जिससे कि आपका कंसेप्ट लगातार क्लियर होते चले। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद।